एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न रितु में। तो जी, आज हमारी क्लास जो है वो ईवीएस की है। टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी चल रहा है 3-4 दिन से। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। और पीछे वाली क्लासेस अगर आपने नहीं ली है तो ले लीजिए जी। तो हमारा टॉपिक है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इसमें जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी ये हम पढ़ चुके हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या बांध, इनके का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ जो है हम अच्छे से कर चुके हैं। आज हम करेंगे छोटे छोटे मेन पॉइंट हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम करेंगे। पॉइंट्स है मान लो आप। तो सबसे पहले मैं बात बताऊँ कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है। देखो, हमने कंटेंट तो हमने क्लियर कर लिया, बट फिर भी कुछ कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हम सोचते हैं कि भाई ये तो इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी उसमें से पूछ लेते हैं कई बार। तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। जो वस्तु की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा पैदा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो वस्तु की स्थिति या अवस्था की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। इतना क्लियर है। अब एक पॉइंट और है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ऊर्जा जो है उसका ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। तो होता क्या है भाई? अब आप सोचोगे होता क्या है। ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है। क्या होती है? स्थानांतरित होती है। एक चीज से दूसरी चीज में स्थानांतरित हो जाती है। विद्युत से ऊष्मा में, प्रकाश में, या रासायनिक से ऊष्मा में। तो ऐसे ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित हो जाती है। तो कहाँ से कैसे स्थानांतरित होते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो बिजली होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, वो किस में स्थानांतरित हो जाती है? हमारी ध्वनि ऊर्जा में हो जाती है। किस में हो जाती है? ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा जो होती है। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब किससे जलते हैं? विद्युत से। तो इसमें क्या होता, विद्युत से चलते, बट वो विद्युत तो क्रिएट नहीं करते ना, बिजली तो क्रिएट नहीं करते। वो हमें क्या देते हैं? ऊष्मा यानी कि हीट क्रिएट करते हैं और लाइट देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, यहाँ पे बल्ब में विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तित होती है या किस में स्थानांतरित होती है? ऊष्मा में एंड लाइट यानी कि प्रकाश, हीट एंड लाइट। क्लियर? अब है कोयला जलना। कोयला जलता है तो कोयला किसमें, कोयला क्या है? एक रासायनिक है। तो ये रासायनिक जो क्रिया है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मा में। ऊष्मा देता है कोयला, हीट देता है। आगे एलपीजी। एलपीजी भी जब जलता है तो वो भी क्या देता है? हीट देता है। तो एलपीजी भी वो किसमें हो जाता है ट्रांसफर? ये भी एक रासायनिक है। रासायनिक से किसमें ट्रांसफर होता है? रासायनिक से ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये भी रासायनिक से ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाता है। अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है कि भी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है जूल। एसआई मात्रक क्या है? जूल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं हम भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फायदा है। भाई अगर क्लास लाइक शेयर नहीं की है ना तो कर दीजिए भाई, उसमें कमी मत रखा करो। बाकी चाहे कोई कमी रख दो, बाकी तो हम रखने ही नहीं देंगे कमी। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो भूतापीय ऊर्जा जब पृथ्वी का यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, जमीन के नीचे जो है वो हाई टेम्परेचर होता है। हर जगह सेम टेम्परेचर तो नहीं है, कहीं हाई भी है। तो जमीन के नीचे जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से, इनकी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, जो पानी है वो गर्म हो जाता है। जल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और फिर वो बाहर झरनों के रूप में निकलता है। बाहर किसके रूप में निकलता है? झरनों के रूप में निकलता है। तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। यानी कि पृथ्वी में गर्म टेम्परेचर की वजह से जो जल गर्म हो जाता है और वो झरनों के रूप में बाहर निकलता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा। ना क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि भाई इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, यानी कि क्या इसका फायदा है। तो भूतापीय ऊर्जा किस किस में यूज की जाती है? एक तो खाना बनाने में यूज की जाती है। भूतापीय ऊर्जा जो है खाना बनाने में और बिजली बनाने में इसका यूज किया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। ये इसका बेनिफिट है, ये इसका उपयोग है। क्लियर? खाना बनाने में यूज होता है और बिजली बनाने में यानी कि विद्युत बनाने में इसका यूज होता है। और इसके फायदे क्या है? भूतापीय जो ऊर्जा है इसके फायदे क्या है? तो एक तो इससे प्रदूषण नहीं होता, यानी कि अप्रदूषित है, ये प्रदूषण नहीं होता। दूसरा क्या है, इसको हम कोई सीजन नहीं होता इसका, भाई कभी भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पूरा वर्ष यानी कि पूरा साल जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रदूषण नहीं होता इससे, ये इसके फायदे हैं। अब बात करें नुकसान की, तो नुकसान क्या है? सबसे पहले ये खर्चीली है, यानी कि इसका सेवन करना, इसको प्राप्त करना, ये क्या है, खर्चीली है। दूसरा क्या है, ये हर जगह नहीं मिलती, जहां मिलती है वहां ठीक है पूरा साल हम यूज कर सकते हैं, बट ये हर जगह नहीं मिलती, सर्वव्यापी नहीं है। क्या नुकसान है इसका? सर्वव्यापी नहीं है। अब हमारे तो भाई गर्म जल के झरने नहीं चलते, गर्म छोड़ो हमारे तो ठंडे भी नहीं चलते, तो हमें तो नहीं मिलती ना ये। ठीक है मिल जाती है आसानी से, बट हर जगह तो नहीं है ना, ये सर्वव्यापी नहीं है, गिने चुने स्थानों पे है ये। तो भारत में हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये? भारत में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तेलंगाना, इन एरियाज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और झारखंड में, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तेलंगाना और झारखंड में ये पाया जाता है, यानी कि यहाँ भूतापीय ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है और यहाँ अच्छे से मिल जाती है। तो इससे ध्यान आया कि क्या होता है एक्चुअली, जब घर से बाहर निकल के हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। अब जैसे लोग गर्मियों में शिमला बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, सर्दियों में भी जाते हैं, तो कुछ तो वैसे ही घूमने जाते हैं और कुछ सीखने जाते हैं। तो जब हम शिमला जाते हैं, जब हम घर से स्टार्ट करते हैं, वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप यूँ सोच के जाते हो कि हाँ भाई मुझे कुछ सीखना है, तो बहुत चीज़ें ऐसी है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ हम आँखों देखते हैं या हाथों से करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने होती है वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती है, इनकी एक हमारे माइंड में सेट हो जाती है, वो हम भूलते नहीं। एक तो बुक्स में हम पढ़े, एक हम सामने से वो चीज़ देखें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे अगर हम शिमला जाते हैं तो पहाड़ों का जीवन कैसा है, वहाँ घर किस टाइप के होते हैं, आपको पता है पहाड़ी जो घर होते हैं उनके बारे में भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। पेड़ कौन कौन से होते हैं ये भी हमारे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ किस टाइप का जीवन है, कौन से पशु वहाँ रखते हैं। अगर वहाँ हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। और एक ताता पानी के बारे में मैं बात करूँ, भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड है भी भूतापीय ऊर्जा। तो जब आप मॉल रोड पे जाते हो तो वहाँ कार्ड लेके अपना कार्ड लेके बहुत सारे जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे और आपको बोलेंगे भी ट्रिप है, एक तो तातापानी का है, दूसरा जो गेम वगैरह होते हैं उनका है। तो इससे क्या है, अगर आप वहाँ गए हो, वो चीज़ आपने की है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। वो चीज़ें बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको यूँ याद आएगा कि हाँ भाई ताता पानी, हाँ भूतापीय ऊर्जा वहाँ से भी प्राप्त होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कई बार भी, ये जो किस किस जगह पे हमें प्राप्त हो सकता है या किस किस जगह पे हम इसको सेवन कर सकते हैं।
आता है। तो इस टाइप से जब भी कहीं घूमने जाते हो तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करो। सिर्फ मजे लेना कि हाँ ठीक है, कानों में ईयरफोन लगा लिए और बस सामने फ़ोन चला लिया और बस भाई जुटे रहो। फायदा ही क्या हुआ बाहर जाने का, वो तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो ना। तो आराम से फ़ोन को रखो साइड में और एंजॉय करो उस चीज़ को, उस ऑब्जर्व करो उस चीज़ को कि वहाँ क्या कुछ है। आप घर से जब निकलते हो जहाँ आपको जाना है वहाँ तक आपको हजार सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और ऐसे जवाब मिलते हैं जिनको आप कभी नहीं भूलते। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस किया करो। यानी कि देखो एक सिंपल सी बात है कि जब हम मॉल रोड पे जाते हैं वहाँ कोई आता है और हमें कार्ड दिखाता है भी ताता पानी का ट्रिप पे जाना है, या जो गेम होते हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा था, वो किस टाइप के गेम होते हैं बोलते थे उनको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है 5-6 गेम होते हैं उसमें। तो वो तो देखो अगर आपने अगर बुक्स में ये नहीं पढ़ा है और आपके पेपर में ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से माइंड में होगा कि हाँ ये चीज़ जो है वहाँ होती है। आपको इतना तो पता है भी हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं होता, गर्म पानी के झरने नहीं होते, है ना। तो ऐसा उपजाऊ क्या करो। तो ये कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकता है हमें? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, तेलंगाना में और झारखंड में। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है भाई? लाइक शेयर कर देना, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ ही रखा है आपने। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जो समुद्र में लहरें उठती है उनके कारण, यानी कि जो ज्वार भाटे आते हैं उनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में ज्वार भाटों की वजह से जो लहरें उठती है, समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनसे जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा होती है। वो क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा होती है। तो इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? देखो ये जो है ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, इनसे बहुत डिटेल में नहीं पूछा था आपसे। सिर्फ इतना पूछ लेंगे भाई इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या फिर ये कहाँ होते हैं, कहाँ इजिली अवेलेबल है, ये चीज पूछ लेंगे आपसे। 2-4 पॉइंट्स, मतलब हर एक चीज के 2-4 पॉइंट्स ही आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लाभ क्या है? एक तो लाभ ये है, बिल्कुल सस्ती है, ये फ्री की है। ज्वारीय ऊर्जा है, फ्री की है। ऐसा तो नहीं कि हमें समुद्र को पैसे देने पड़ेंगे भाई ले भाई ज्वार उत्पन्न कर दे, नहीं ना, अपने आप करता है वो, तो अपने आप ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। तो एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा क्या फायदा है? असामाप्य है। असामाप्य है, दुनिया खत्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गोल की चौरस हो सकती है, भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी थोड़ी ना खत्म होएगा। 70% पानी है, खत्म थोड़ी ना हो सकता है। चलो पीने वाला ठीक है, हो सकता है, लेकिन जो नमक का पानी है, समुद्र का पानी है, वो थोड़ी ना खत्म हो सकता है। तो ये तो असामाप्य है, तो हमेशा आएंगे, आते रहेंगे और आएंगे। और क्या लाभ है इसका? प्रदूषण नहीं होता। सॉरी, प्रदूषण इसका क्या लाभ है कि असामाप्य है। दूसरा प्रदूषण रहित है, इससे प्रदूषण नहीं होता। अब हम देखें कि इसके नुकसान क्या है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती इसका सिर्फ लाभ हो, नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। तो इसका हानि क्या है? इसकी एक हानि तो ये है भाई कि समुद्री जो जीव जंतु है उनको नुकसान होता है, उनकी प्रजाति जो है विलुप्त हो जाती है, समुद्री जीव जंतुओं की, उनको नुकसान होता है। दूसरा क्या है कि इसका उत्पादन करना मुश्किल है। अब ऐसा तो है नहीं हमें जरूरत है, उत्पादन इसका मुश्किल है भी, हमें जरूरत है भी, हमें यूं है कि हाँ भी हमें ऊर्जा चाहिए ज्वार भट्टे से, यानी ज्वार ये ऊर्जा हमें चाहिए, तो हम समुद्र को बोलेंगे भाई ज्वार उत्पन्न कर दे और ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं ना, वो तो उसकी मर्जी है। ज्वार भाटे तो जब आएंगे तभी आएंगे ना, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते। तो इसका उत्पादन जो है वो मुश्किल है। और ठीक है आते हैं तो वो ठीक है, आते हैं ज्वार भाटे जब आते हैं हमें कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है वो आते हैं, कोई खर्चा नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट क्या है, हम अपनी मर्जी से भी तो इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना, इसको उत्पादन नहीं कर सकते अगर हमें नीड है तो, है ना। तो ये इसका नुकसान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और ये आते कहाँ? एक तो खंबात की खाड़ी में, ये चीज आप ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। और दूसरा कहाँ आते हैं, आपको कहाँ मिलेंगे? कच्छ की खाड़ी, यानी कि दोनों ही गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी दोनों ही कहाँ है? गुजरात में
और कहाँ मिलेंगे? सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल की साइड, सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ओके, अब है नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? जिनके घरों में लगी होगी उनको तो पता होगा अच्छे से, और वो उनकी उसकी स्मेल भी महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, हाँ भाई बायोगैस। क्योंकि बायोगैस जहाँ जिनके लगा होता है उसके अलग ही थोड़ी स्मेल से होती है। घर में एंटर करते ही पता लग जाता है भाई इनके बायोगैस वाला सिस्टम है। बायोगैस ऊर्जा करते करते ऊर्जा इसकी इतनी ऊर्जा लगी है, मार्कर की लिखा था ब्लैक से और ब्लू हो गया, अब मार्कर वही है। तो बायोगैस क्या होता है? जो गोबर से, खाद से, या जो रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थ मीन्स फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, या जो बची हुई सब्जी होती है, इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बायोगैस बनती है। उनसे क्या बनती है? बायोगैस बनती है। बहुत ही सस्ता साधन है, महंगा नहीं है, और हर टाइम हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका फायदा ये है, हर टाइम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर गोबर और खाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अच्छी, इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो। अगर वो ही नहीं है तो कैसे करेंगे? और एक ये टंटा नहीं है भाई, सस्ता साधन है, ये नहीं है कि गैस 950 रुपये हो गया, कम चलाओ, रोटी चूल्हे पे बनाया करो, चाय कम बनाया करो, दूध गर्म चूल्हे पे किया करो, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। अपनी मर्जी से चलाओ भाई, जितना चलाना है उतना। औरतों के हाथ में होता है भाई, जितनी उससे उत्पादन करना है उस गैस का वो भी उनके हाथ में है, और जितना यूज़ करना है वो भी उनके हाथ में है ना। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि गाँव में मिलती है, शहरों में मुश्किल है। गाँव में ये ईजी है क्योंकि गांव में लोग पशु वगैरह रखते हैं तो उनके लिए इजी है, बट शहर में इसको करना मुश्किल है। शहरों में ये क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, वहाँ ये खर्चीला है। ये शहरों में नहीं हो सकता, वहाँ ये खर्चीला है। गांव में ये खर्चीला नहीं है, फ्री है एक टाइप से। एक बार लगाया तब थोड़ा बहुत अच्छी का खर्चा आता है, थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं, कोई लंबे चौड़े एरिया में नहीं लगाना होता, थोड़ी सी जगह में आ जाता है। बट शहरों में इस चीज़ का खर्चा है, तो ये इसका नुकसान है कि भाई गाँव में ही उपयोगी ज़्यादा है, तो ये इसका नुकसान है। और प्रदूषण रहित है ये जो है प्रदूषण रहित है। बायोगैस जो है वो प्रदूषण रहित है, बट इसमें से मीथेन गैस निकलती है, तो ये हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार है, यानी कि उत्तरदायी है। हरित गृह प्रभाव को अफेक्ट करती है। प्रदूषण रहित है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता, लेकिन मीथेन गैस निकलती है इससे, तो वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? बायोगैस आज हमने किया। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज क्या होती है, ऊर्जा कैसे किसमें स्थानांतरित होती है, ये हमने आज किया। अब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, 2-4 के क्या पता 5-7 भी हो जाए। जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता लगे कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको समझ आया है, और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए भी हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जरूरी है ना, आप कंटेंट ही कंटेंट देखते रहो, क्वेश्चन आप कहीं और से देखो कि भाई मैम ने तो क्वेश्चन कराए नहीं, अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, हम किस टाइप से उस चीज़ को पढ़ें। क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ का पता नहीं है, जब तक हमें किसी सब्जेक्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमें उसका सिलेबस नहीं पता, हमने उसके क्वेश्चन नहीं पता भाई किस टाइप से आते हैं, हमने उसके कोई प्रीवियस ईयर नहीं देखे, तो उस चीज़ की प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। अपना एक एम होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए कि ये मेरा सिलेबस है, ये मुझे इतने टाइम में करना है, इस टाइप से करना है, इस चैनल से क्लास लेनी है, या इस बुक से पढ़ना है, या इस ऐसे मुझे नोट्स बनानी है, सब कुछ माइंड सेट होना चाहिए पहले से, ताकि जब भी फॉर्म निकले आप फॉर्म अप्लाई करो और आराम से अपने प्रीवियस ईयर करो, अपना प्रैक्टिस सेट करो, एकदम फ्री रहो। ऐसा नहीं है कि पेपर जब आपका फॉर्म अप्लाई करना हो आपको, उस टाइम आप बुक उठाओ, देखो मैं कहाँ से पढूं, कौन से चैनल से पढूं, कौन से प्लेलिस्ट सेव करूं, कहाँ से देखना है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और भाई चलो क्वेश्चन करते हैं 2-4, और लेक्चर तो आपने कर ही दिया होगा, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मोटिवेट करो,
कर रहे हो बट थोड़ा सा और मोटिवेट करो, कमेंट वगैरह किया करो, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भाई कौन कौन मेरी क्लास जो है डेली देख रहा है। कमेंट ज़्यादा नहीं करो, थम्स अप भी कर दिया करो, यूँ हो जाए कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है जो मेरी डेली क्लास ले रहे हैं, एक कनेक्शन बनता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। थैंक यू।